स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल साइंस विद सूरज के ऊपर। इससे पहले हमने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, लाइट फिजिक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट कर रखा है। ऊपर आई बटन में भी आपको आएगा, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वीडियोस भी डली हुई है, तो वहां आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी के थ्रू। बायोलॉजी में हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा लाइफ प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? बहुत सिंपल सा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है और बहुत ही 10-12 नंबर का चैप्टर है यार। लाइफ प्रोसेस मतलब वो कुछ जीवन क्रियाएं जो हमारी लाइफ को चला रही है। बिना उन क्रियाओं के, बिना उन प्रोसेसेस के हमारी लाइफ नहीं चल सकती। एग्जाम्पल के तौर पर सर, न्यूट्रिशन, डाइजेशन जो खाना हम पचाते हैं, सांस लेना रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन हार्ट ब्लड वगैरह, किडनी एक्सक्रीशन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह वगैरह, ऐसे तमाम चीजें लाइफ प्रोसेस के अंदर आती है। ये मैंडेटरी है सर, इसमें से कुछ भी खराब हो गया तो जय श्री महाकाल। तो हमें बेसिकली यहाँ पर वो प्रोसेसेस को ही डीप डाउन पढ़ना है। ऐसे इस चैप्टर में आप 4 मेन प्रोसेस पढ़ोगे: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। इन चारों प्रोसेसेस के अंदर हम प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे, ह्यूमंस के अंदर पढ़ेंगे और एनिमल्स के अंदर पढ़ेंगे। 3 लोगों के अंदर हम ये चीजों को पढ़ रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें हम ह्यूमंस भी कवर करेंगे, अमीबा दीदी को भी कवर करेंगे, प्लांट्स दीदी को भी कवर करेंगे। तो आओ देखो, ये तो कुछ बेसिक ज्ञान लिखा हुआ है कि जो बेसिक फंक्शंस होते हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उन्हीं को लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, जो मैंने आपको बोला। अब इसमें सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है, और ये एनर्जी कहां से मिलती है? फूड से। और उस फूड को लेना, उस खाने को लेना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। अब इस न्यूट्रिशन में काफी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम थाली खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी स्वीट्स वगैरह। तो इसमें बहुत चीजें, कार्ब्स भी है, प्रोटीन्स भी है, फैट्स भी है, विटामिन्स भी है, मिनरल्स भी है। तो सब बॉडी के अंदर जा रहे हैं, बॉडी के अंदर इसको डाइजेस्ट किया जाता है। इन्हीं को न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। तो देखो, फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, सिंपल फूड इज ग्लूकोज, ये हमारी बॉडी के अंदर रहता है। और ऐसे बहुत सारे कार्ब्स रहते हैं, प्रोटीन रहते हैं, विटामिन रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, फैट्स रहते हैं। ये सब जो हमारे रहते हैं ये सारे न्यूट्रिएंट्स ही कहलाते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स ही कहलाते हैं। और इन्हीं को लेना न्यूट्रिशन कहलाता है। तो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन, बेसिक कहानी। अब एक्चुअली क्या होता है? ये न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है। ये न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स। और हेटेरोट्रॉफिक वो होते हैं जो डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, मीट पे डिपेंड करते हैं, एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। हम हैं हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक जो खुद का खाना खुद बनाए, एग्जाम्पल, हाँ गुड, ग्रीन प्लांट्स। अब सर ग्रीन प्लांट्स कौन सी प्रोसेस से खाना बनाते हैं? बचपन में पढ़ा था ना, फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस। उसी को हम क्या बोलते हैं सर? ग्रीन प्लांट्स का न्यूट्रिशन, यानी ग्रीन प्लांट्स का खाना बनाने की प्रक्रिया। तो देखो, सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक क्या है? ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर अपना खाना खुद बनाता है, जैसे वेरियस सोर्सेस से ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। हेटेरोट्रॉफिक डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं सर, लोगों पे डिपेंड करते हैं, जैसे हम लोग। हाँ, हम लोग डिपेंड करते हैं ना सर, बस वैसे ही है। अच्छा सर, ये हेटेरोट्रॉफिक 3 तरह का होता है। हेटेरोट्रॉफिक 3 तरह का होता है: सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। बहुत सिंपल। सेप्रोफाइटिक वो जो मरे हुए से अपना खाना लेते हैं, डेड और डिकेइंग, बहुत ही खराब सड़ा हुआ खाना। जैसे आपने देखा होगा, कोई कॉकरोच मर जाता है तो उस मरे हुए कॉकरोच से हम खाना ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेप्रोफाइटिक। हम नहीं, मतलब चींटी वगैरह वो हो जाता है। या कोई गीला कचरा है तो उस गीले कचरे के आगे आपको मक्खी घूमते हुए दिख जाएगी, मच्छर घूमते हुए दिख जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके
सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। तो देखो विच ऑब्टेन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग, है ना, डेड और डिकेइंग, जैसे फंगाई, मशरूम, ईस्ट, ये सारे इसके अंदर आते हैं। दूसरे होते हैं पैरासाइटिक, और ये मस्त ऑर्गेनिज्म है। पैरासाइटिक क्या होते हैं? जिंदा ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं। सेप्रोफाइटिक तो मरे हुए से ले रहे थे, बट पैरासाइटिक जिंदा से लेते हैं। जैसे हमारे बालों में जुएं होती है, हमारे बालों में जुएं होती है, अब है तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब हम ही से वो न्यूट्रिशन ले रही है। एक लीच आता है, ब्लड सक करता है, वो लीच होता है, लाइस होता है, टिक्स होते हैं, ये सारे जिंदा ऑर्गेनिज्म से खाना ले लेते हैं। तो देखो वी डेराइव फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको होस्ट भी बोलते हैं विदाउट किलिंग। प्लाज्मोडियम, टिक्स, लाइस वगैरह वगैरह, ये सारे आपके पैरासाइट्स होते हैं। फिर आता है होलोजोइक, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को प्रोसेस से तोड़ते हैं ह्यूमंस। मैं आपको बताता हूं होलोजोइक क्या होते हैं। 5 स्टेप्स से खाने को तोड़ा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज होलोजोइक। सर ये 5 स्टेप्स कौन कौन सी होती है? देखो ये 5 स्टेप्स होती है, एक सेकेंड, ये होती है 5 स्टेप्स, ये इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन। जरा ध्यान सुनना। इंजेशन का मतलब होता है खाना खाना, खा लो खा लो खा लो खा लो। डाइजेशन का मतलब होता है खाने को तोड़ना, पचा लो पचा लो पचा लो। फिर उस डाइजेस्टेड खाने से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन करने के लिए वो सारा खाना एब्जॉर्ब होकर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाए, दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद जो एनर्जी मिली उससे सारे ऑर्गन्स तक वो एनर्जी पहुंचाना, और वो ऑर्गन्स उस एनर्जी को यूज करते हैं अपनी प्रोसेसेस के लिए, एसिमिलेशन। और लास्ट में बचा कुचा अनडाइजेस्टेड खाना जो बकवास था वो बाहर निकल जाएगा इजेशन के थ्रू। ये 5 स्टेप्स हो गए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन, खत्म बात। ऐसे तो देखो इंजेशन मतलब टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, डाइजेशन इसको तोड़ना, इनसॉल्युबल को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ना, एब्जॉर्प्शन ये हमारे इंटेस्टाइन वॉल से ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड के अंदर इसको डाइजेस्ट करवाना और एब्जॉर्ब करवाना, एसिमिलेशन इसके अंदर एब्जॉर्ब फूड से जो एनर्जी है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाना, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, प्रोडक्शन के लिए, वो हो गया एसिमिलेशन। और जो बकवास खाना बच गया अनडाइजेस्टेड फूड, उस बकवास खाने को बॉडी से बाहर निकालना, इजेशन। सिंपल 5 स्टेप्स, सिंपल 5 स्टेप्स, यस सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत आसान। अब सर हम पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की, कि प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं और किस तरीके से बनाते हैं। पता तो है आपको कौन सी तरीके से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में आपको 4 चीजें लगती हैं, सनलाइट, वाटर, CO2, क्लोरोफिल। तो 4 चीजें आपको मेनली दिखेगी, CO2, H2O, सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये 4 चीजें आपको देखने को मिलेगी, इससे प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन और अपना खाना बनाते हैं। आओ इसको समझते हैं कैसे होती है ये। देखो पानी आपने दिया प्लांट्स को, रूट से पानी एब्जॉर्ब होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक, बहुत बढ़िया। CO2 इनको बाहर से मिल जाती है, गैस तो ये इनहेल कर लेते हैं, तो CO2, H2O इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि यहां पर आप एनर्जी दे रहे हो, तो इसलिए इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को एंडोथर्मिक भी बोला जाता है, क्योंकि आप इसमें रिएक्शन में एनर्जी दे रहे हो। इन दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है सर? वो जो प्लांट्स को ग्रीन कलर का पिगमेंट रहता है, ग्रीन कलर आता है, वो है क्लोरोफिल। यहां से बनता है ग्लूकोज C6H12O6, और साथ में निकलती है ऑक्सीजन गैस जो हमको मिल जाती है। तो छोटी सी रिएक्शन है, बट इस रिएक्शन के अंदर टोटल 3 फेजेस होते हैं, टोटल 3 फेजेस होते हैं, तब जाके ये रिएक्शन बनती है, ऐसे नहीं बनती है। आओ मैं इन 3 फेजेस के बारे में आपको बताता हूं। 3 फेजेस में ये हैं इवेंट्स, ये तो आपको पता ही है 4 चीजें लगती है। 3 फेजेस में सबसे पहले होता है सनलाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल। जो एनर्जी सूर्य देवता दे रहे हैं वो क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब करी जाएगी, है ना। अब ध्यान ये रखना कि 2 चीजें हैं, एक CO2 है और एक H2 है। सेकेंड स्टेप में होता है ये एनर्जी, जो लाइट एनर्जी थी सनलाइट, ये कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। ये किसके अंदर कन्वर्ट होती है दोस्तों? केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट। और इसी सेकंड स्टेप के अंदर एक बहुत बढ़िया चीज होती है कि पानी का स्प्लिट किया जाता है, तोड़ा जाता है, कौन से 2 गैसेस में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो H2O टूटा H2 और O2 में। O2 तो हमको मिल गया, O2 तो हमको मिल गया। और आपको मैं बता दूं ये जनरली दिन में होती है, तो इसलिए इसको लाइट रिएक्शन बोला जाता है, क्योंकि ये डे टाइम में होती है, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन बोला जाता है। ठीक सर। तो आपने पानी को भी तोड़ दिया। अब पहले आपने सनलाइट को एब्जॉर्ब करवाया क्लोरोफिल से, सेकंड आपने इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, और फिर इससे आपने वाटर को तोड़ा H2 और O2 में। अब बचा अभी भी CO2 है, अभी भी CO2 बचा अब, और यहां H2 भी बचा, तो
इस CO2 में H2 मिलाया जाएगा। O2 बाहर निकल गया, H2 बच गया, H2 इस CO2 में मिलाया जाएगा। ये कहलाएगा रिडक्शन। याद है केमिस्ट्री में पढ़ते थे रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसलिए रिडक्शन हुआ CO2 का H2 में, तो यहां से बनता है ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। तो थर्ड स्टेप क्या है? रिडक्शन ऑफ CO2 बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्ब्स बाय यूजिंग केमिकल एनर्जी। सिंपल प्रोसेस। तो पहली स्टेप में क्या था? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, फिर इसको कन्वर्ट किया केमिकल में, वाटर को तोड़ा H2O2 में, और थर्ड इसी H2 से हमने CO2 को रिड्यूस करके कार्ब्स बना ली। अच्छा सर, ये वाली जो रिएक्शन थी जिसमें CO2 और H2 मिक्स हुआ था, ये डार्क रिएक्शन कहलाती है, क्योंकि ये जनरली रात में होती है, ये इसलिए कहलाती है डार्क रिएक्शन, या इसको कुछ लोग लाइट इंडिपेंडेंट भी कह देते हैं। अब सर ये पूरी प्रोसेस हो कहां रही है? पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो कहां रही है? ये हो रही है लीफ के अंदर। ये कहां हो रही है? लीफ के अंदर हो रही है, इसलिए बोला जाता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीफ है। लीफ के अंदर पूरी ये प्रोसेस हो रही है। देखो जैसे मैंने बोला था ना, CO2 से ग्लूकोज बनना डार्क रिएक्शन कहलाता है, रिडक्शन, और H2O से H2O से ऑक्सीजन टूटना कहलाता है लाइट रिएक्शन। ये भी बताना चाहिए। देखो, तो क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनेल व्हिच कंटेन क्लोरोफिल, ये हमको पता है, हमने पढ़ते थे। तो it is a cross section of leaf. Chloroplast can be seen as numerous disc-like organelles in the photosynthesis cells. ये आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा कि कहां पर ये पूरी प्रोसेस होती है। लीफ के अंदर जो कलर पिगमेंट रहता है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल रहता है, पूरी फोटोसिंथेसिस वहां हो रही है। अच्छा, सवाल उठता है कि पानी और हवा और CO2 ये जा कैसे रही है लीफ के अंदर, और ये वापस कैसे आ रही है? ये हो रही है लीफ के अंदर प्रेजेंट एक स्टोमेटा के थ्रू। कैसे हो रही है? स्टोमेटा के थ्रू। ये है स्टोमेटा। स्टोमेटा करता क्या है? किसी भी चीज को अगर अंदर या बाहर जाना है तो वो दो प्रोसेस से होता है। अगर आपको याद हो तो एक ऑस्मोसिस होती थी, एक डिफ्यूजन होता था। ऑस्मोसिस लिक्विड के लिए होती थी, अगर 9th में याद हो तो ऑस्मोसिस पढ़ा था कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में पानी को जाना, और डिफ्यूजन जनरली होता है गैसेस के थ्रू। तो अगर कोई गैस को अंदर आना है, लेट्स से CO2 को अंदर आना है, तो जो स्टोमेटा के ये दो रहते हैं, इनको गार्ड सेल्स बोला जाता है। ये जनरली ओपन हो जाते हैं, ये क्लोज है, ये ओपन है, तो कोई गैस आराम से अंदर जा सकती है। बट अगर किसी को अलाउ नहीं करना, या सेल के अंदर ऑलरेडी प्रॉपर गैसेस हैं, इनफ गैसेस हैं, तो ऐसे क्लोज हो जाते हैं। तो जनरली किसी भी एंट्री और एग्जिट को अलाउ करने का काम हमारे गार्ड सेल्स कर रहे हैं स्टोमेटा के अंदर। तो देखो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर आर कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स। जब वाटर फ्लोज इनटू होता है, अंदर होता है, तो दे स्वेल अप, फूल जाते हैं, और इसका उल्टा होता है, बाहर जाता है तो श्रिंक। व्हेन प्लांट्स डू नॉट नीड CO2, द पोर्स आर क्लोज, जब नहीं चाहिए, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसी स्टोमेटा के थ्रू होती है। ठीक है सर, और इसी का पूरा डिटेल वर्जन इस तरीके से यहां दिया हुआ है कि किस तरीके से पूरी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन वर्क करती है। तो जरा देखो कैसे ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन काम करती है। टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स, जो मैंने आपको बोला ग्रीन लीव्स के अंदर होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड एज स्टोमेटा, जैसे मैंने बोला। फिर वाटर जो फूड के अंदर लेके जाया जाता है, और रूट स्टेम्स के ऊपर आपको जहां लीफ तक पहुंचाना है पानी, वहां तक पहुंचाया जाता है। सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि केमिकल रिएक्शंस हो। ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है, जो हमने अभी पढ़ा, प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स, हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग एनर्जी। पहला पॉइंट यही था ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस एज बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट मतलब बाहर O2 निकला था। एंड this oxygen goes into the air, obvious सी बात है। The food prepared by green leaves is in the form of simple sugar called as glucose, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज फिर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इस तरीके से पूरी फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की प्रोसेस वर्क करती है। तो समझ में आ गई न्यूट्रिशन इन प्लांट सर? बिल्कुल सर, ठीक है, ये आपको क्लैरिटी हो गई, और ये 5 स्टेप्स आ गई। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, छोटू सा टॉपिक है, फिर इसका मेन टॉपिक पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के अंदर। तो देखो, अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, और इसके अंदर किस तरीके से बड़ी इजी प्रोसेस है यार, देखो। अच्छा, इसकी पूरी प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेगोसाइटोसिस, भूलना मत। देखो, जैसे ये है फूड पार्टिकल, ये अमीबा की बाउंड्री देख रहे हो, उसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। हाँ, नाम अच्छा है। ये स्यूडोपोडिया क्या करता है? इस फूड के आजू बाजू ऐसा ट्रैप सा बनाता है, ऐसा ट्रैप सा बनाता है ताकि खाना इसके अंदर फंस जाए। खाना जैसे इसके अंदर फंस गया, अब अंदर लिया, अब इसका डाइजेशन होगा, पहले इंजेक्शन हो गया, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और जितना भी सारा एक्सक्रीशन है वेस्ट वाला पार्टिकल,
वो ये बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से अमीबा की ये पूरी प्रोसेस होती है और इसका फूड एक वैक्यूल में स्टोर होता है। वैक्यूल आपको पता होगा, फूड स्टोरिंग सेल रहता है। ठीक है सर, सिंपल सी चीज थी। मेन तो है भाई ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। आओ देखो भाई, मैं ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन में आपको एक चीज बताता हूँ। ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन कभी भी पूरा नहीं आता है, हमेशा इसके बीच में से कोई पार्ट आता है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगा, ये जो है ना ये इसके अंदर से आते हैं। तो ये मेन है, तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनना कि कैसे हम ह्यूमन बींग्स का प्रॉपर डाइजेशन करते हैं और कैसे सारी चीजें होती है। देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले वही इंजेशन, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन, इजेशन, ये 5 स्टेप्स में चलाना है। सबसे पहले खाना खाया माउथ से, माउथ में प्रेजेंट है 2 चीजें, टीथ और सलाइवा। टीथ च्यूइंग ऑफ फूड, छोटा बनाना खाने को, वरना फिर खाना इजीली अंदर जा नहीं पाता है। सलाइवा थूक जिसको बोलते हैं, वाटरी लिक्विड, ये एक्चुअली क्या करता है सर, ये खाने को ल्यूब्रिकेट करता है, सॉफ्ट कर देता है थोड़ा सा, ताकि इजीली वो इस खाने वाली नली से आराम से अंदर चले जाए, कोई दिक्कत परेशानी हो ही नहीं। तो ये काम होता है हमारी सलाइवा का। आओ धीरे धीरे समझते जाते हैं। इसमें तो फिर बहुत सारे ऑर्गन्स लिखे ही हुए हैं। पहले माउथ, माउथ के अंदर स्टार्ट हो जाता है भैया, पहली बार स्टार्ट हो जाता है। टीथ, इसका काम होता है स्मॉल पीसेस में तोड़ना और च्यूइंग करना। सलाइवा, वाटरी लिक्विड, जिसका काम होता है सॉफ्टनिंग और फर्दर मूवमेंट मेल करना। अच्छा सर, सलाइवा की एक एंजाइम है, सलाइवा की एक शक्ति है, यहां नहीं लिखी हुई है, यहां लिख देते हैं। सलाइवा की एक शक्ति है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। इस सलाइवरी अमाइलेज का काम होता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम इस एंजाइम, इस शक्ति का होता है। तो पहला हो गया माउथ। अब माउथ से खाना जाएगा किसके अंदर, फूड पाइप, ये रही खाने की नली, इसको बोलते हैं खाने की नली। अच्छा, आपने ये भी तो कभी सोचा होगा सर कि खाना विंड पाइप में क्यों नहीं चले जाता, हवा वाली नली में क्यों नहीं चला जाता? हाँ, ये बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है। यहाँ पर एक ऑर्गन रहता है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। या एपिग्लॉटिस ही मस्त काम करता है एक्चुअली। एपिग्लॉटिस का काम पता है क्या होता है? ये जब खाना फूड पाइप के अंदर जा रहा होता है, विंड पाइप को ब्लॉक कर देता है, तो ये एपिग्लॉटिस करता है। बहुत बढ़िया काम रहता है एपिग्लॉटिस का, खाने को विंड पाइप में जाने से रोकता है। अब आ गए फूड पाइप में। फूड पाइप का एक और नाम है ईसोफेगस। फूड पाइप का एक और नाम है ईसोफेगस। यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता, बट हाँ यहाँ ऐसे चर्निंग मूवमेंट्स होते हैं, ऐसे वेविक मूवमेंट्स होते हैं। इन वेविक मूवमेंट्स को पेरिस्टैटिक मूवमेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेरिस्टैटिक मूवमेंट्स बोला जाता है फूड पाइप के अंदर। ठीक है सर, समझ में आई ये बेसिक सी चीज? हाँ जी सर। तो माउथ का हो गया, टीथ का हो गया, सलाइवा का हो गया, फूड पाइप हो गया, ईसोफेगस हो गया। अब खाना जाएगा हमारे पेट में। पेट में ये 3-4 घंटे तक जाता है। जे शेप्ड ऑर्गन है, अगर आप देखोगे तो जैसे ये स्टमक है ना, तो थोड़ा उल्टा जे टाइप स्ट्रक्चर है। अब स्टमक में 3 जूसेस हैं जो खाने को ब्रेक करने में हेल्प करेंगे। इन 3 जूसेस को हम गैस्ट्रिक जूसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? गैस्ट्रिक जूसेस बोलते हैं। तो देखो 3 जूसेस हैं, HCl, म्यूकस, पेप्सिन। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका काम होता है खाने को एसिडिक बनाना। खाने को क्या बनाना? एसिडिक बनाना। प्लस छोटे छोटे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे अगर बैक्टीरिया वगैरह है, तो उनको किल करने का काम भी यही भाई साहब करते हैं। ठीक है, तो HCl का काम एक तो एसिडिक बनाना और दूसरा हेल्प इन किलिंग द बैक्टीरिया। बट सर एक प्रॉब्लम है, अगर इनकेस एसिड की मात्रा बढ़ गई और अगर स्टमक की वॉल्स डैमेज हो गई, तो ये एसिड बाहर जा सकता है डिफरेंट ऑर्गन्स तक, और भाई खुदा ना खास्ता ये एसिड दूसरे ऑर्गन्स तक चले गया तो ये दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है और ऑर्गन फेलियर हो सकता है। तो भैया ओवर एसिड के सिक्रीशन से बचाने के लिए हमारे पेप्सिन दादा हमारे म्यूकस दादा बैठे हुए हैं। म्यूकस क्या करता है? वॉल्स जो है स्टमक की, उसको प्रोटेक्ट करता है ओवर एसिड से। किससे प्रोटेक्ट करता है? ओवर एसिड से प्रोटेक्ट करता है। तो देखो स्टमक वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है ओवर सिक्रीशन ऑफ HCl से। इसके बाद है तीसरा पेप्सिन। पेप्सिन की एक एंजाइम होती है पेप्सोजिन, आपको नाम याद नहीं रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में हेल्प करते हैं। तो स्टार्च का डाइजेशन सलाइवरी कर रही थी, प्रोटीन का डाइजेस्ट पेप्सिन साफ कर रहे हैं। तीनों गैस्ट्रिक जूसेस जिन, HCl ने खाने को एसिडिक बनाया, म्यूकस ने ओवर सिक्रीशन से बचाया, पेप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया। डन। खाना अभी डाइजेस्ट पूरी तरीके से हुआ नहीं, कार्ब्स बाकी रह गए, फैट्स बाकी रह गए, तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए 2 जूसेस और आएंगे। ध्यान रखना, खाना इनके यहां नहीं जा रहा है, जूसेस इनके यहां आ रहे हैं। वो 2 जूसेस हैं, एक तो लिवर साहब का और दूसरा पेनक्रियास दादी का। तो ज्यादा ध्यान दो।
तो लिवर साहब अपना इसके अंदर जूस फेंकेंगे, बट जूस भी कहां फेंकेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंतड़ियों के अंदर। अच्छा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन विड्थ के रेफरेंस में बोला जाता है, मोटाई के रेफरेंस में, लेंथ में नहीं बोला जाता है, ध्यान रखना है उसको। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ना 3 पार्ट्स हैं। सबसे टॉप वाले को बोला जाता है डेडुनम, यहां बना नहीं हुआ है, आओ मैं तुम्हारे लिए एक फोटो निकालता हूं तो तुमको याद आ जाएगा। देखो, ये देखो, टॉप वाले पार्ट को बोला जाता है डेडुनम, मिडिल वाले पार्ट को बोला जाता है जेजुनम, लास्ट वाले पार्ट को बोला जाता है इलियम। तो डेडुनम से 2 पाइप कनेक्ट होके डक्ट, बायोलॉजी में पाइप को डक्ट बोलते हैं, तो एक लिवर के थ्रू, एक पेनक्रियास के थ्रू डेडुनम में आते हैं। खाना इनके अंदर नहीं जा रहा है, लिवर और पेनक्रियास के जूसेस इनके अंदर जा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा गैस मारो, स्मॉल इंटेस्टाइन की इतने बात तो पता ही है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है, तो लार्ज इंटेस्टाइन कौन से कनेक्टेड होगी? डेडुनम से, जेजुनम से, इलियम से। हाँ सही सोचे, इलियम से, क्योंकि इलियम लास्ट पार्ट है तो उससे लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट हो जाएगी। अब जरा देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे मैंने बोला, बताया मैंने आपको, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। अब यहाँ आएगा भाई साहब पहला लिवर, पहले लिवर ही आएगा, पेनक्रियास नहीं आएगा, लिवर ही आएगा। लिवर एक जूस सिक्रीट करता है, जिस जूस को बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोलते हैं इसको? बाइल जूस। ग्रीनिश येलो कलर का रहता है, ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। स्टोर कहाँ होता है सर? ये गॉल ब्लैडर के अंदर। ध्यान रखना, ये गॉल ब्लैडर अगर बॉडी से हट जाए तो ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी, सिर्फ स्टोरिंग में दिक्कत होगी, बाकी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर? तो लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है। अब खाना ऊपर से आ रहा है एसिडिक, HCl ने एसिडिक खाना भेजा है, सही? तो एसिडिक खाना भेजा है, बिल्कुल सही बात सर। अब उस खाने को हम बनाएंगे बेसिक, उसका उल्टा, एसिडिक का उल्टा बेसिक, अल्कलाइन बोलते हैं इंग्लिश में, तो हम उसको उल्टा बनाएंगे। सर क्यों बना रहे हो? इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो पेनक्रियास दादी है ना, वो पेनक्रियास दादी तभी काम कर सकती है जब खाना बेसिक हो, जब खाना बेसिक हो, वरना पेनक्रियास दादी काम नहीं कर सकती। तो पेनक्रियास दादी को काम करवाने के लिए हमें खाने को बेसिक बनाना पड़ेगा, और खाने को बेसिक बनाने के लिए हमारे लिवर दादा बैठे हुए हैं, तो दादा ने काम किया, फिर दादी काम कर पाएगी। एज सिंपल एज दैट। तो लिवर दादा खाने को एसिडिक से क्या बना देंगे? बेसिक बना देंगे। तो देखो, पहला काम बाइल जूस का एसिडिक से बेसिक बनाना, दूसरा काम फैट को तोड़ना। इट ब्रेक्स डाउन द फैट्स इनटू स्मॉल ग्लोबुलस, छोटे छोटे ग्लोबुलस के अंदर तोड़ने का काम दादा का है। अब दादा का काम हो गया, अब दादी का काम आ जाता है। दादी पेनक्रियास लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो 3 जूसेस ये भी निकालेगी, पेनक्रियाटिक जूसेस। क्या बोलेंगे इनको? पेनक्रियाटिक जूसेस। स्टमक के जूसेस को हमने बोला था गैस्ट्रिक जूस, लिवर के जूस को बोला बाइल जूस, पेनक्रियास के जूसेस को बोलेंगे पेनक्रियाटिक जूस। 3 है। अब उसमें 3 में आएगा अमाइलेस, ट्रिप्सिन, लिपेस। अमाइलेस आप स्टार्च को ब्रेक करते हैं, है ना, जो ऊपर से भी आया तो ब्रेक करने का काम इनका है। ट्रिप्सिन का प्रोटीन का डाइजेशन का काम करते हैं। लिपेस का फैट्स, इमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करना और ब्रेक डाउन करने के काम आते हैं। ठीक है सर? तो इन तीनों के काम हो गए। अब ये जैसे ही सारी चीजें हो गई, इससे पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। और डाइजेशन से पहले जो कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल थे, अब डाइजेशन के बाद क्या बन जाएंगे? कार्ब्स बन जाएंगे ग्लूकोज, फैट्स बन जाएंगे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, प्रोटीन्स बन जाएंगे अमीनो एसिड्स। ठीक है? देखो यहीं लिखा होगा, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा ग्लूकोज, प्रोटीन बन जाएगा अमीनो, फैट्स बन जाएगा फैटी और ग्लिसरॉल। अब बताओ, क्या उन 5 स्टेप्स में से 2 स्टेप्स हो गई? इंजेशन डन, डाइजेशन डन। अब सारी कहानी आती है एब्जॉर्प्शन की, सारी कहानी आती है एब्जॉर्प्शन की। खाने को आप एब्जॉर्ब करवाओ डिफरेंट डिफरेंट ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर। अब पूरा खाना एब्जॉर्प्शन होने के लिए जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन एरिया ऑफ डाइजेशन, मेन एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो सारा एब्जॉर्प्शन का दारोमदार स्मॉल इंटेस्टाइन दीदी ने लिया हुआ। अब क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन दीदी ने ये दारोमदार लिया हुआ है, तो हम इस स्मॉल इंटेस्टाइन दीदी पे आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन दीदी में प्रेजेंट रहते हैं छोटे छोटे विलाय, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको बोला जाता है विलाय, इंटेस्टाइन विलाय। छोटे छोटे विलाय प्रेजेंट रहते हैं। इन विलाय का काम मिलियंस में प्रेजेंट है। इन विलाय का काम बहुत ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करना, बहुत ज्यादा जगह प्रोवाइड करना। छोटे छोटे, तो जितना भी डाइजेस्टेड फूड था, वो डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के लिए आएगा,
और ये सारे एब्जॉर्प्शन विलाय के थ्रू ब्लड स्ट्रीम्स में पहुंचा दिया जाएगा। तो विलाय क्या करता है, फिंगर लेग प्रोजेक्शन है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ताकि जितनी भी ब्लड कैपिलरीज हैं ब्लड स्ट्रीम से वहां तक ये आराम से खाना पहुंचा दिया जाए। ठीक है सर, तो देखो इट गिव्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन और सारा एब्जॉर्ब्ड होता है वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू आवर ब्लड। ठीक है सर, तो एब्जॉर्प्शन डन, एसिमिलेशन तो अपने आप ही होता है, जहां तक ऑर्गन्स तक वो एनर्जी पहुंची फिर वो ग्रोथ रिपेयर का काम कर लेंगे, एसिमिलेशन डन। लास्ट अनडाइजेस्टेड फूड, जो बॉडी के काम ही नहीं आया, बेकार खाना, तो वो सारा बेकार खाना जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब उसको खाना नहीं बोलेंगे हम, उसको स्टूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टूल। क्या बोलेंगे, स्टूल। तो ये सारा का सारा स्टूल अनडाइजेस्टेड फूड जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, बड़ी आंतड़ी के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन में जब ये जाएगा तो ये स्टोर होगा रेक्टम में और ये पास होगा एनस से। कब पास होगा सर, ये जब तुम सुबह सुबह स्कूल जाते हो उससे पहले जाते हो ना, हाँ समझ गए। अच्छा सर, एनस के ऊपर एक मसल्स प्रेजेंट रहता है जिसको एनाल स्पिंक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनाल स्पिंक्टर। अरे सिंपल है यार, तुम कार चला रहे हो और तुमको ये पता है कि हम जब सब कार चला रहे हैं और प्रेशर आ गया, नेचर्स कॉल आ गया, वो वाला सेकंड नंबर वाला प्रेशर कॉल आ गया, तो अगर आपको प्रेशर कॉल आ गया और आपको यार वो वेस्ट बाहर निकालना ही है, अब कार में हो तो जगह भी नहीं है, तो तुम क्या करते हो, उसको जनरली कंट्रोल कर सकते हो, तो वॉलेंट्री मसल्स है, इसलिए उसको एनाल स्पिंक्टर, वो मसल्स जो स्टूल को रेगुलेट करते हैं। स्टूल मतलब गंदे खाने को, अनडाइजेस्टेड फूड को निकालते हैं। और जैसे ही ये एनस से पास होता है इसको डिफिकेशन, इजेशन, ये सारी प्रोसेसेस से बोला जाता है। तो समझ में आया पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, लिवर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, इस तरीके से पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। तो आई होप आपको ये पूरा जो फंडा था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन अमीबा, फोटोसिंथेसिस और डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम रेस्पिरेशन जो सेकंड यूनिट है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। राधे राधे। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल साइंस विद सूरज YouTube। और लास्ट लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन वाले पूरे पार्ट को कंप्लीट किया था लाइफ प्रोसेस के अंदर। ऊपर आई बटन में आपको वीडियो आ रही होगी। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस की, जिसका नाम है रेस्पिरेशन। तो चलिए शुरू कर। रेस्पिरेशन क्या होता है यार, बड़ी सिंपल, सुना है आप लोगों ने। रेस्पिरेशन का मतलब होता है, अच्छा हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले शायद हो सकता है पीछे थोड़ी बारिश की आवाज आ रही हो, हमारे इंदौर शहर में बड़ी बारिश हो रही है, तो थोड़ा आपको हो सकता है, बट काम नहीं रुकना चाहिए। हाँ जी, तो रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन लेना, ये आपने सुना होगा। बट सर फिर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस ही क्या रह गया यार, दोनों फिर एक ही बात हो जाती? नहीं यार, थोड़ी ब्रीदिंग क्या है यार, सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना, दैट इज ब्रीदिंग, काम खत्म। रेस्पिरेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, रेस्पिरेशन थोड़ी सी बड़ी प्रोसेस है। बड़ी प्रोसेस में क्या होता है सर, जो आपने ऑक्सीजन लिया उस ऑक्सीजन से हम खाने को ब्रेक करके एनर्जी लेंगे। क्या लेंगे? एनर्जी लेंगे। दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में बहुत डिफरेंस है। ब्रीदिंग इज जस्ट इनहेलेशन एक्सहेलेशन, whereas respiration is more of a complex process। जो ऑक्सीजन लिया उस ऑक्सीजन से खाना तोड़ना है और एनर्जी लेना है। अच्छा सर, याद है ये एनर्जी हम किस फॉर्म में लेते थे? भूले तो नहीं हो, 9th में पढ़ा था, एटीपी याद है, सेल चैप्टर में पढ़ा था, एडोनासाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ये इसको बनाने का जिम्मा लेता था, पावर हाउस ऑफ सेल। तो एटीपी के फॉर्म में हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, और ये खाने को तोड़ना, एनर्जी रिलीज करवाना, यही पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है मित्रों? रेस्पिरेशन। तो आओ देखो क्या लिखा है, प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। जैसे मैंने बोला, तो ऑक्सीजन बर्न्स द फूड, खत्म करता है उसको, टू रिलीजेस एनर्जी, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कुछ वेस्ट है कुछ यूजफुल है, वेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। सिंपल है सर रेस्पिरेशन, कि एक वो प्रोसेस जहां पर आप खाने को तोड़ते हो ऑक्सीजन की हेल्प से, और आप उस खाने से एनर्जी लेते हो, CO2 लेते हो, वाटर लेते हो, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है सर, तो अब ये रेस्पिरेशन दो तरह का होता है।
एक होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनएरोबिक। एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ। एनएरोबिक का मतलब होता है ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हुआ, 0/0 खत्म, बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, दैट इज एनएरोबिक। ह्यूमन बींग्स में एरोबिक ही होता है, बट ऐसे तमाम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें आपको एनएरोबिक देखने को मिल जाएगा। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू द सेल्स, using it for releasing energy, वही सेम चीज लिखी हुई है। The energy produced is stored in the form of ATP, adenosine triphosphate, और there are two types of respiration। कौन से दो तरह का रेस्पिरेशन होता है सर? एक तो होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनएरोबिक। एरोबिक जो ऑक्सीजन यूज करता है, एनएरोबिक जो विदाउट ऑक्सीजन होता है, जिसमें कोई ऑक्सीजन की हेल्प नहीं लगती है सर। अच्छा, अब ये दोनों बॉक्सेस जो रिएक्शन लिखी है इसको 2 मिनट बाद में समझते हैं, है ना। अभी इसको थोड़ा ठहम जाओ, इसको समझाऊंगा मैं आपको। आ जाओ इस पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर। ये चार्ट सबसे ज्यादा आईएमपी चार्ट है, एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये चार्ट समझ गए तो ये दोनों रिएक्शन समझ जाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। तो आओ इस चार्ट को समझते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है हमसे। देखो, ग्लूकोज होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, C6H12O6, 6 ही होता है। अब इसमें हम 3 चरणों में 3 तरीके से 3 अलग अलग सब्सटेंसेस और 3 अलग अलग प्रोसेसेस में इसको तोड़ना चालू करेंगे। पहले हम ह्यूमंस की बात करेंगे, एरोबिक। तो साइटोप्लाज्म में ये चीज होती है, सेल का जेली लाइक स्ट्रक्चर, लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म। उसमें बनता है पाइरुवेट। क्या बनता है? पाइरुवेट, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो ग्लूकोज था 6 कार्बन मॉलिक्यूल, टूट के कितना हो गया? 6 कार्बन। अब यहां से नीचे आना, यह है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। किसमें? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम क्या बोलते हैं सर? एरोबिक। क्या बोलते हैं? एरोबिक। ये होगी पूरी प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया। भूले तो नहीं हो, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। सही। तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस हो रही है, ह्यूमंस के अंदर प्रोसेस हो रही है। तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, जैसे बोला। अच्छा, अगर आपको याद रखना है तो कुल टोटल 38 एटीपी एनर्जी निकलती है। कितनी? 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी निकलती है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जो पावर हाउस ऑफ सेल है, एरोबिक। अब एक एरोबिक था, एक एनाएरोबिक था, एब्सेंस ऑफ O2। तो सबसे टॉप पे आ जाओ, एब्सेंस ऑफ O2। इस एब्सेंस ऑफ A2 को हम क्या बोलते हैं सर? एनाएरोबिक। क्या बोलते हैं हम? एनाएरोबिक। सही। इसको हम कहते हैं एनाएरोबिक एब्सेंस ऑफ O2 में। ये होती है ईस्ट के अंदर, और क्योंकि ईस्ट के अंदर होती है, इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन। क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को? फर्मेंटेशन। एब्सेंस ऑफ O2, एनाएरोबिक। इथेनॉल बनता है। अगर आपको ध्यान रखना है, इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH। आप कार्बन कंपाउंड्स में ये पढ़ोगे ही, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया एब्सेंस ऑफ O2, एनाएरोबिक। ये हो गया प्रेजेंस ऑफ O2, एरोबिक। अब सर एक मिडिल सिचुएशन होती है जहां ऑक्सीजन लैक में है, पूरी तरीके से भी नहीं है, 0 भी नहीं है, मिडवे है, थोड़ी सी कमी है। जैसे हम कभी एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो देखा है आपने कि हम हाफना चालू कर देते हैं। तो वो कंडीशन है जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, 0 नहीं है, कमी है। तो आपने देखा होगा हम बहुत जल्दी जल्दी हाफना चालू करते हैं। क्यों? ताकि हम जल्दी जल्दी ऑक्सीजन ले पाए। तो दैट इज कॉल्ड एज आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन। इस लैक ऑफ ऑक्सीजन का फसल चीज होती है मसल सेल के अंदर। किसके अंदर होती है? मसल सेल। यहाँ एक एसिड बनता है जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। आप अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नंबर मतलब इसका फॉर्मूला आपको याद रखने की ऐसे जरूरत नहीं है। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और साथ में एनर्जी निकलती। सर यही लैक्टिक एसिड बॉडी के अंदर क्रैम्प्स लेके आता है। यही लैक्टिक एसिड बॉडी के अंदर क्या लेके आता है? क्रैम्प्स लेके आता है। इस तरीके से 3 प्रोसेसेस में और 3 तरीके से हम आपका ग्लूकोज को तोड़ते हैं। पहला था एरोबिक, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर एनर्जी बनी 38, CO2 निकला, वाटर निकला। एक था एनाएरोबिक, एब्सेंस ऑफ O2, ईस्ट के अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। और एक था लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है और बॉडी में क्या आते हैं? क्रैम्प्स। अब देखो जो पीछे छोड़ा है ना, वो पीछे वही चीज है। तो एरोबिक में देखो ग्लूकोज पाइरुवेट बना, फिर ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया, CO2, H2 और 38 ATP, जैसे मैंने आपको बोला था। एनाएरोबिक ईस्ट, ग्लूकोज,
पायरुवेट बनता है एब्सेंस ऑफ O2, ईस्ट में फर्मेंटेशन, इथेनॉल बनता है, CO2 बनता है और 2 ATP बनती है। वही सेम चीज थी, बस मैंने आपको उधर चार्ट में करवा दी, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट। अब आओ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, छोटा सा ही टॉपिक है। अब रेस्पिरेशन है ना, बहुत छोटी यूनिट है, वो चार्ट इंपॉर्टेंट है, बट रेस्पिरेशन ऐसे छोटी यूनिट है। जैसे डाइजेशन कितनी बड़ी यूनिट थी, फोटोसिंथेसिस भी था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी था, बट यहाँ क्या है ना, यहाँ आप बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाते हो, बहुत बेयर मिनिमम आपको इसके अंदर देखना है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं, CO2 चाहिए होता है इनको, और O2 भी चाहिए होता है फॉर देयर फोटोसिंथेसिस। तो देखो ये आपको तो पता ही होगा, थ्रू डिफ्यूजन होता है लीव्स के अंदर स्टोमेटा के हेल्प के, है ना, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू द स्टोमेटा, आपको पता ही है ये चीज। अब देखो नेट गैस एक्सचेंज कैसे होता है, डे टाइम में O2 आउट होता है और CO2 इन होता है, तभी जाकर तो ये CO2 रात में काम आता है। याद करो फोटोसिंथेसिस में CO2 plus H2 gives you C6H12O6 प्लस O2 निकलता था, और एक डार्क रिएक्शन बताई थी मैंने CO2 plus H2, तो वो डार्क रिएक्शन में CO2 यूज आता है रात में, तो दिन में O2 को बाहर निकाला, CO2 को इन लिया। और नाइट में इसका उल्टा होता है, O2 को अंदर लेते हैं, CO2 को बाहर करते हैं। इस तरीके से आपके प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है, छोटा सा ये। प्लांट्स के बाद कुछ तमाम ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनके अंदर ये रेस्पिरेशन होता है। बहुत ही सिंपल है कि किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या होता है, MCQ का क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता है। जैसे सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा वगैरह होते हैं, ये अगेन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस से कर लेते हैं थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन, स्यूडोपोडिया याद होगा। एनिमल्स लाइक अर्थवर्म, ये स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं, स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स जैसे समुद्री जीव जंतु, फिश वगैरह हो गए, म्यूसिल्स वगैरह हो गए, इनके पास गिल्स रहती है। इंसेक्ट्स जैसे ग्रासहॉपर, कॉकरोच, हाउसफ्लाई, मॉस्किटो, टाइनी होल्स रहते हैं जिनको स्पाइरकल्स कहते हैं, ये उससे रेस्पायर करते हैं। और बाकी लैंड एनिमल्स, ह्यूमंस वगैरह हो गए, इनके पास प्रॉपर लंग्स होते हैं। अच्छा एक चीज और, एक क्वेश्चन आता है, एक्वेटिक एनिमल्स का ब्रीदिंग रेट फास्ट होता है कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यानी लैंड एनिमल्स। रीजन सिंपल, जो फिश वगैरह है वो नॉर्मल ऑक्सीजन ब्रीथ नहीं कर रही है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ले रही है, पानी के अंदर ऑक्सीजन है, तो पानी के अंदर ऑक्सीजन बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में और बहुत मुश्किल से आता है, तो इस वजह से फिश को ना बहुत जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है। इस वजह से एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनका ब्रीदिंग रेट फास्टर होता है कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। सिंपल है सर, ये भी ध्यान रखना आप लोग। अब यही उसके पीछे फोटो है, एक आपकी मछली का है और एक ये है। अब आते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस का रेस्पिरेशन छोटा सा है। हाँ देखो डाइजेस्टिव सिस्टम कितना बड़ा था ना, कितनी सारी एंजाइम्स, कितनी सारी चीजें थी, बट रेस्पिरेशन छोटा सा, यही इसकी खास बात है। तो रेस्पिरेशन छोटा सा है, देखो बहुत सिंपल सा है। नाक से कैसे ये प्रॉपर स्टार्ट होती है, तो देखो नोज से स्टार्ट होती है, आप सबको पता है, 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं, और इन नोस्ट्रिल्स के अंदर एक चीज प्रेजेंट रहती है म्यूकस, जो डस्ट पार्टिकल्स और इंप्यूरिटीज को हटाने के काम आती है। इंप्यूरिटीज और डस्ट पार्टिकल्स, जैसे हम नॉर्मल ऑक्सीजन तो ब्रीथ कर ही रहे हैं, बट उस ऑक्सीजन में कुछ ना कुछ डस्ट है, कुछ ना कुछ इंप्यूरिटीज है, उस इंप्यूरिटीज को ये म्यूकस साफ कर देता है। फिर एक पार्ट ऑफ थ्रोट है माउथ और विंड पाइप के बीच में, जिसको फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। ये थोड़ा इस तरफ पे बना रहता है विंड पाइप और फूड पाइप के बीच में। वहां से एयर एंटर्स करती है फेरिंग्स में, देन जाती है विंड पाइप। जैसे आपको याद होगा खाना जाता है ईसोफेगस में, फूड पाइप में, विंड जाती है विंड पाइप। विंड पाइप का दूसरा नाम होता है ट्रैकिया, विंड पाइप का दूसरा नाम होता है ट्रैकिया, जैसे फूड पाइप का दूसरा नाम ईसोफेगस था। ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आपके लंग्स के आगे लगी रहती है, ये इसको सपोर्ट करते हैं ट्रैकिया को। अच्छा, इसके अपर एंड पे ट्रैकिया के एक वॉइस बॉक्स मिलेगा जिसको बोलते हैं लैरिंग्स। आप जब बोलते हो तो आपने देखा होगा ना, यहाँ पर वाइब्रेशंस आती है, तो ये वॉइस बॉक्स लैरिंग्स कहलाता है। तो नॉस्ट्रिल्स, म्यूकस ने इंप्यूरिटीज हटाई, फेरिंग्स में आए, फेरिंग्स के नीचे आपको ट्रैकिया, ट्रैकिया को सपोर्ट किया रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ने, फिर अपर एंड जो है उसका वो आपका लैरिंग्स कहलाता है, दैट इज वॉइस बॉक्स। अब आओगे ट्रैकिया, जैसे ही लंग्स में जाएगी तो स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स दिखेंगे, ब्रोंकाई, इसको सिंगुलर सेंस में ब्रोंकस बोलते हैं। फिर ब्रोंकस से डिवाइड होंगे लंग्स के अंदर, फॉर्म होंगे ब्रोंक्यूल्स। आओ मैं इसका फोटो दिखाता हूं आपको, जो बहुत सिंपली दिख जाएगा। ये नसल कैविटी नोस्ट्रिल्स, ये आपको दिखेगा फेरिंग्स, उसकी जस्ट नीचे लैरिंग्स, ये है आपका विंड पाइप, ये है लंग्स। अब जरा ध्यान से देखना, 2 लंग्स है, लेफ्ट लंग राइट लंग। सबसे पहले इसके अंदर अपन देखते हैं ब्रोंकस, ये दिख रहा है आपको, ये
ये अलग जो निकले ये आपका है ब्रोंकस, वो लेफ्ट के लिए है और ये राइट के लिए, वो है ब्रोंकस। इसमें ब्रोंक्यूल नहीं है क्या यार? ओहो ओके, गलत फोटो, चलो कोई ना। देखो यहां से फिर ऐसे निकलते हैं, मैं बना देता हूँ, मेरी ड्राइंग खास तो नहीं है बट इतनी है कि बन जाएगा। देखो ऐसे निकलते हैं, फिर ये ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में अटैच होते हैं ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर, ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में अटैच रहते हैं ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर, उधर भी और इधर भी। अब इन बलून लाइक स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है एल्वियोल। बलून लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है? एल्वियोल। जरा गौर से देखो, इन एल्वियोल के ऊपर ऐसे आपको नसें दिख रही है, ब्लू रेड वेन, ये आर्टरीज वगैरह, यही काम करती है। ये अभी आप सीखोगे हार्ट के अंदर कि लंग्स से ऑक्सीजन ले जाने का काम हमारी ये आर्टरीज और वेन्स करती है हार्ट तक, बताएंगे इसको आपको। तो देखो पाउच लाइक एयर सैक्स को कहते हैं हम एल्वियोल, ये सबसे मेन चीज है। पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एल्वियोल ही मेन है, बाकी सब तो छोटा सा है। इन एल्वियोल का मिलियंस में रहती है और इनका मेन काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बलून लाइक स्ट्रक्चर है एक्सचेंज, O2 को लेना, CO2 को फेंकना, O2 को लेना, CO2 को फेंकना। तो देखो walls are very thin and they are surrounded by blood capillaries. Alveol takes the oxygen and eliminates CO2 from the body. तो देखो रिवाइज करते हैं। नॉस्ट्रिल्स, म्यूकस ने इंप्यूरिटीज हटाई, फेरिंग्स में आए ट्रैकिया, अपर एंड लैरिंग्स, फिर आए लंग्स में, रिंग्स से सपोर्ट मिला है ट्रैकिया को, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, लास्ट में एल्वियोल। एल्वियोल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस रहती है और बलून लाइक स्ट्रक्चर रहता है। इस तरीके से आपका ये एल्वियोल और रेस्पिरेशन सिस्टम वर्क करता है, छोटा सा रेस्पिरेशन सिस्टम था। अब देखो ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन बहुत ही सिंपल है कि आप जब इनहेल करते हो एक्सहेल करते हो, तो जब आप इनहेल करते हो, जब अंदर लेते हो तो आपकी जो रिब्स होती है वो बाहर की तरफ जाती है, आउट होती है, आपके रिब्स थोड़ी बाहर की तरफ आई। और जब आप एक्सहेल करते हो तो रिब्स बैक की तरफ जाती है। इसमें जो डायफ्राम होता है वो थोड़ा डाउन जाता है जब इनहेल करते हो, ये नीचे जाता है, और इसके अंदर डायफ्राम बैक जाता है जब एक्सहेल करते हो, याद रखना है। और नॉर्मल ब्रीदिंग रेट ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 15 से 18 रहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज ह्यूमन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, और वो चार्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे प्यारे से दिल के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। स्वागत है आप सबका एक और नए लेक्चर के अंदर, जहां हम स्टार्ट करने वाले ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस के अंदर। तो हमने इससे पहले डाइजेशन, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन, जो कि एक बहुत ही अच्छी यूनिट है, उस पर्टिकुलर यूनिट को करने वाले हैं समाप्त। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? सिंपल है, कोई चीज को किसी जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। जैसे एक ट्रक लेके जाती है या कोई और लेके जाता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। हमारी ह्यूमन बॉडी में यही ट्रांसपोर्टेशन हार्ट करता है, हमारा दिल करता है। बस ये दिल को ट्रांसपोर्टेशन के डिपार्टमेंट दिया हुआ है कि भाई तेरे को ब्लड को इधर से उधर लेके जाना है, डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाना है, लंग्स से लेके आना है, वगैरह वगैरह काम हमने सारा हार्ट को दे रखा है। तो देखो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? इट्स द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड, जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसी को ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोला जाता है। तो देखो लार्ज ऑर्गेनिज्म में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है? फूड, ऑक्सीजन, वाटर और अदर मटेरियल्स, और कुछ कुछ के अंदर स्पेशल टिश्यूज भी होते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो प्लांट्स में जनरली जो दो चीजें ट्रांसफर करनी होती है, एक तो होता है वो वाटर मिनरल्स और दूसरे होते हैं फूड हार्मोन्स। ये दो चीजें होती है। तो वाटर मिनरल्स के लिए अगर आपको याद हो तो 9th में एक टिश्यू पढ़ा था जाइलम, और फूड के लिए जो टिश्यू है वो है फ्लोएम। तो ये मेन काम करते हैं, आओ जरा समझे। तो देखो जाइलम वाटर और मिनरल्स को लेके जाता है और फ्लोएम फूड मटेरियल्स को लेके जाता है। एक चीज और ध्यान रखना, ये दोनों ही वेस्क्यूलर टिश्यूज कहलाते हैं, वेस्क्यूलर बंडल्स कहलाते हैं। क्वेश्चन है ये, ठीक है सर। अब जाइलम के पास प्रेजेंट रहते हैं जाइलम वेसल्स, जो वाटर और मिनरल्स को रूट से ऊपर की तरफ ले जाता है। जो जाइलम है वो सिंगुलर टिश्यू है और यूनिडायरेक्शनल वर्क करता है, एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है,
नीचे से ऊपर लेके जाता है, रूट से लीव्स और शूट तक लेके जाता है। तो देखो वाटर मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है सर, इस तरीके से ये वाटर काम आता है और फिर यही वाटर फोटोसिंथेसिस के अंदर अपना काम लगता है। याद है ना, फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 H2 हम पढ़ते थे, वो वाटर यहाँ काम आ जाता है। ठीक है, जाइलम के पास एक ट्रैकाइड्स भी होते हैं, लॉन्ग थिन स्पाइनल शेप विद पिट्स। अगर कोई तो छोटे छोटे छेद रहते थे, 9th में आपने पढ़े होंगे, छोटे छोटे छेद रहते जो इजी वाटर का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, जो एक्सेस वाटर प्लांट्स रिमूव कर देते हैं, देखो उनको पूरा पानी नहीं चाहिए, कुछ पानी ऐसा होता है जो उनके काम का ही नहीं होता है, जो पानी एक्सेस से रिमूव कर देते हैं उस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। देखो द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। एक तरीके से एक्सेस वाटर को प्लांट्स बाहर निकाल देते हैं, सिंपल। जाइलम के बाद हमारा है फ्लोएम। फ्लोएम फूड और हार्मोन्स को ट्रांसफर करता है। इसमें भी दो चीजें हैं, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल। मैं अगले पे आता हूं, फिर इस पे आऊंगा। ये शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना। ये तो आपका जाइलम सिंगल डायरेक्शन में ले जा रहा है, दिख रहा है ऊपर की तरफ, बट फ्लोएम मल्टी डायरेक्शन होता है क्योंकि फूड ट्रांसपोर्ट करता है। अब फोटोसिंथेसिस में जो फूड बना कहाँ बनता है, लीफ में। अब वही सारा फूड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक जाना है, तो देखो कैसे जाएगा। यह है सोर्स सेल। सोर्स सेल मतलब जहां पर खाना बना। अब फ्लोएम के पास दो लोग हैं, एक है सीव ट्यूब, एक है कंपेनियन सेल। कंपेनियन का मतलब ही होता है जोड़ीदार, तुम्हारी जोड़ीदार जिसको तुम रील्स भेजते हो, वो है आपकी जोड़ीदार। तो देखो ये है बीच में सीव ट्यूब्स, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये है कंपेनियन सेल्स। तो होता क्या है, जहां पर खाना बना ये देंगे कंपेनियन सेल को, कंपेनियन सेल देगा सीव ट्यूब को, सीव ट्यूब नीचे लेके आएगा। अब पहुंचाना कहां तक है, सिंक सेल तक। सिंक सेल मतलब डेस्टिनेशन, जहां तक पहुंचाना है, डेस्टिनेशन वेडिंग। अब ये सीव ट्यूब नीचे लेके आया, फिर ये देगा कंपेनियन सेल को, फिर कंपेनियन सेल किसको दे देगा, सिंक सेल को। इस तरीके से दोनों मिला जुला कर काम करते हैं, दोनों का अपना अपना काम है। और ये जो फूड ट्रांसफर हुआ बाय द फ्लोएम, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन। ठीक है सर, तो देखो यहां पर भी यही लिखा हुआ है। Each sieve tube has a companion cell next to it. In a network of phloem tubes, other substances like hormones are also carried by phloem. The food is made of mesophyll, ये तो आपको पता ही है, enters the phloem tubes in the leaves and transported to other parts of the plant. इस तरीके से ये ट्रांसफर होता है। डन सर, बिल्कुल सर। अब हम बात करते हैं हमारे ह्यूमंस के अंदर किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर गतिविधियां होती हैं, किस तरीके से सारा कामकाज होता है। तो पहले तो हमारा ब्लड लाल कलर का होता है, आप सबको पता है, लाल लाल रानी। हीमोग्लोबिन इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ये भी आपको पता होगा। एक एलिमेंट जो इसके अंदर मेन रहता है वो है आयरन। एमसीक्यू का क्वेश्चन। ब्लड के 4 कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में, थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। प्लाज्मा 90% पानी, कलरलेस फ्लूइड, जो जनरली वाटर और वेस्ट को बाहर निकालने का मेन काम करता है। देखो कलरलेस लिक्विड कंसिस्ट मेनली ऑफ वाटर, और दूसरे जो सब्सटेंस रहते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल जनरली ऑक्सीजन कैरी करते हैं फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी, कोई न्यूक्लियाई नहीं रहता, लगभग 4-5 महीने तक ये जीवित रहते हैं। और हीमोग्लोबिन इनका मेन फंक्शन है जो ले जाना है। डब्ल्यूबीसी फाइट फॉर द इन्फेक्शन, जो अगर कोई हमारी बॉडी में कोई बीमारी आ गई तो एंटीबॉडीज बनाई जाती है, एंटी सेल्स बनाए जाते हैं जो उस बीमारी से फाइट करते हैं, वो ये डब्ल्यूबीसी होते हैं, फाइट इन्फेक्शन। ऑल्सो कॉल्ड एज सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, भैया हमारे ये सैनिक है ना, फाइट जर्म्स एंड अदर फॉरेन बॉडीज। अच्छा, फिर है प्लेटलेट्स, आपको पता होगा, जब कभी चोट लग जाती है हमें, कोई कट लग गया, वाउंड लग गया, तो उस चोट को भरपाई करने के लिए, उस चोट पे मरहम पट्टी होने के लिए बॉडी अपने आप से बनाती है प्लेटलेट्स। क्या बनाती है, प्लेटलेट्स, जो क्लॉटिंग के काम आते हैं, ब्लड को क्लॉट करने के, भरने के काम आते हैं, वो है प्लेटलेट्स। देखो कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इनका मेन काम है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स। अब हमारा मेन है ह्यूमन हार्ट। अच्छा ये भी पढ़ लो आप, ये छोटा सा फंक्शंस ऑफ ब्लड। एक तो ऑक्सीजन, CO2, हार्मोन्स को ले जाना, प्रोटेक्ट करना बॉडी को वेरियस डिसीजेस से, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, और बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स भी हैं जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। इंसुलिन पढ़ोगे, एडेनिलिन पढ़ोगे, पिट्यूटरी पढ़ोगे, तमाम ऐसे हार्मोन्स हैं जो ये ब्लड ही इनको कंट्रोल करता है।
अब हमारा है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको बाद में पढ़ेंगे, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, क्योंकि पहले जो हमको पढ़ना है वो है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हार्ट समझ गए तो फिर में वो आपको ब्लड कैपिलरीज बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। तो देखो, जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है। कितने चैम्बर्ड हार्ट है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है, और उसमें जनरली 2 ब्लड कैरीज चलते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड मतलब अच्छा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है, और तमाम बॉडी ऑर्गन्स को यही अच्छा ब्लड चाहिए होता है। दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी गंदा ब्लड, जिसके अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी हम उन ऑर्गन्स को नहीं दे रहे होंगे। तो अब हमको ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड भेजना है और डीऑक्सीजनेटेड हटाना है। तो देखो, हम प्रोसेस समझते हैं, क्या प्रोसेस है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है यार। सबसे पहले हमारा ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट है। हमारा ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट है, जरा ध्यान से समझिएगा। हमारा ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट है। उस 4 चैम्बर्ड हार्ट में ये है राइट आर्टियम, नीचे है राइट वेंट्रिकल, यहां है लेफ्ट आर्टियम, और यहां है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है सर, ये है राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसकी प्रोसेस को ध्यान से समझना। सबसे पहले हैं बॉडी ऑर्गन्स। अच्छा, कोई कैसे पढ़ाते हैं इस प्रोसेस को, कोई कैसे पढ़ाते हैं, हम ऐसे चलाएंगे, बात एक ही होती है। अब बॉडी ऑर्गन्स दिन भर काम कर रहे हैं, दिन भर उनका काम हो रहा है, तो गंदा ब्लड इनके यहाँ पे अक्यूमुलेट हो गया होगा, साथ में आ चुका होगा, तो अभी इस गंदे ब्लड को हटा के हमें अच्छा ब्लड देना है। गंदा ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड, अच्छा ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड। तो बॉडी ऑर्गन से ये गंदा ब्लड लेके जाएगी एक पर्टिकुलर आर्टरी या वेन, जिसका नाम है वेना कैवा। क्या नाम है सर? वेना कैवा। ये ले जाएगी बॉडी ऑर्गन से कहा? राइट आर्टियम। कौन सा ब्लड सर? डीऑक्सीजनेटेड, गंदा ब्लड लेके जा रही है। राइट आर्टियम खिसकाएगा राइट वेंट्रिकल को। राइट आर्टियम किसे खिसकाएगा? राइट वेंट्रिकल को। अच्छा सर, यहां पर बैकफ्लो ना हो ब्लड का। बैकफ्लो मतलब ब्लड वापस पीछे ना चले जाए बॉडी ऑर्गन्स से, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी अगर गंदा ब्लड वापस बॉडी ऑर्गन्स को दे दिया। तो यहां पर बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए एक चीज रहती है जिसको बोला जाता है वाल्व्स। क्या बोला जाता है? वाल्व्स, जो बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है सर, तो अभी गंदा ही ब्लड है, अब राइट आर्टियम ने खिसका दिया राइट वेंट्रिकल को। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड अभी भी कौन सा ही है सर? डीऑक्सीजनेटेड, राइट, अभी भी डीऑक्सीजनेटेड। अब अच्छा होने के लिए ब्लड कहां जा रहा है? लंग्स, क्योंकि लंग्स इन्हें ऑक्सीजन दे देंगे। लंग्स इन्हें कौन दे क्या दे देंगे? ऑक्सीजन। अब ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक लेके गई पल्मोनरी आर्टरी। कौन लेके गई? पल्मोनरी आर्टरी। तो बॉडी ऑर्गन से गंदा ब्लड लेके गई राइट आर्टियम तक, वेना कैवा। राइट आर्टियम ने खिसकाया राइट वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल से गंदा ब्लड लंग्स तक लेके गई पल्मोनरी आर्टरी। अब याद करो, वो लंग्स के अंदर एल्वियोल थी, याद है? बलून लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज लगी हुई थी, बस वही इसे ऑक्सीजन दे देगी। फिर अब ये अच्छा ब्लड हमको बॉडी ऑर्गन्स तक भी पहुंचाना है सर। हाँ, तो लंग्स से ये अच्छा ब्लड लेफ्ट आर्टियम तक लेके आएगा। कौन लेके आएगा? अच्छा, ब्लड कौन सा हो चुका है? ऑक्सीजनेटेड। लेके आएगी पल्मोनरी वेन। कौन लेके आएगी? पल्मोनरी वेन। अच्छा, क्या सर हम लंग्स से डायरेक्ट बॉडी ऑर्गन्स तक नहीं भेज सकते? नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि लंग्स के पास उतना प्रेशर ही नहीं है कि वो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डायरेक्ट बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचा पाए। वो प्रेशर सिर्फ हार्ट के पास है, इस वजह से हम हार्ट में पहले भेजते हैं। ठीक है, लेफ्ट आर्टियम से, फिर ये गया लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाएगा कहां पर? बॉडी ऑर्गन्स तक। ये मेन काम है। अगेन ब्लड कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड। इसको लेके जाएगी मेन आर्टरी एओर्टा। कौन लेके जाएगी? मेन आर्टरी एओर्टा। इस तरीके से ह्यूमन
ब्लड सर्कुलेशन हार्ट के अंदर चलता है। अब आप अगर गौर करोगे तो मैंने बीच में एक लेयर खींची है ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन, इसको बोला जाता है सेप्टा या सेप्टम, सेप्टा या सेप्टम। एक्चुअली में ये होना बहुत जरूरी है। एक वॉल है, वॉल क्या कर रही है, राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को अलग कर रही है। अलग क्यों कर रही है, क्योंकि राइट साइड में गंदा ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट साइड में अच्छा ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड, तो ये दोनों मिक्स ना हो जाए, इस वजह से सेप्टम इन दोनों साइड को डिफरेंस करती है। अच्छा, हमारी ह्यूमन बींग्स के अंदर 2 बार ब्लड आया, हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड आया, एक बार राइट साइड पे आया, एक बार लेफ्ट साइड पे आया, इसलिए ह्यूमन सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, क्योंकि 2 बार आया। क्या बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन, क्योंकि 2 बार हार्ट के अंदर ब्लड आया, इस वजह से डबल सर्कुलेशन। समझ में आया सर पूरा ह्यूमन हार्ट का फंडा। अब ये ह्यूमन हार्ट आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। अच्छा, इसी ह्यूमन हार्ट को हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक और डायग्राम से सिखाया गया है, वो डायग्राम भी हमें आना चाहिए वरना दिक्कत हो सकती है। बहुत ही सिंपल डायग्राम है, जरा इसको भी ध्यान दो, क्योंकि 3D वे में तो ये भी आना चाहिए सर हमको। बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा खास नहीं है, देखो। अच्छा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हम ब्लू कलर बोलते हैं, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हम रेड कलर बोलते हैं। बेसिक कॉमन साइंस है। चलो, सबसे पहले वेना केवा लेके आती है राइट आर्टियम के अंदर, ये है राइट आर्टियम, तो वेना केवा लेके आई राइट आर्टियम ने, राइट आर्टियम खिसकाता है राइट वेंट्रिकल को, तो राइट वेंट्रिकल को खिसका दिया, राइट आर्टियम ने राइट वेंट्रिकल को खिसका। यहां पर है वाल्व्स जो बैकफ्लो प्रिवेंट करती है। फिर राइट वेंट्रिकल से ये लेके जाती है लंग्स तक, कौन लेके जाती है, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये देखो, ये देखो, ये गया ये एरो, तो पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है कहां तक, लंग्स तक। लंग्स इन्हें देते हैं ऑक्सीजन, फिर लेके कौन आती है, पल्मोनरी वेन। तो देखो ये लेके आई पल्मोनरी वेन, ये देखो लाल कलर का। पल्मोनरी वेन कहां लेके आती है, लेफ्ट आर्टियम। कहां लेके आती है, लेफ्ट आर्टियम। लेफ्ट आर्टियम खिसकाता है लेफ्ट वेंट्रिकल को, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये लेके जाते हैं बॉडी ऑर्गन्स तक मेन आर्टरी जिसका नाम है एओर्टा। तो ये देखो बीच में से निकल रही है मेन आर्टरी एओर्टा। इस तरीके से ह्यूमन डबल सर्कुलेशन वर्क करता है, और बीच में ये जो लेयर दिख रही है वो है सेप्टम या सेप्टा। इस तरीके से ह्यूमन सर्कुलेशन वर्क करता है। अच्छा, एक और चीज, यहां से जो हुआ ये बॉडी ऑर्गन्स और ये वाला राइट साइड वाला हिस्सा हुआ, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट टू लंग्स, हार्ट टू लंग्स। और इसका उल्टा हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स, हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स, इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है सर, तो देखो यहां पर भी यही लिखा होगा, एक तो ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है, हार्ट से लंग्स तक कहलाएगा पल्मोनरी, और हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स तक कहलाएगा सिस्टमिक। डन सर। इस तरीके से ह्यूमन डबल हार्ट और हमारा ह्यूमन सर्कुलेशन वर्क करता है। अब इसमें आप आ जाओ ये ब्लड कैपिलरीज के ऊपर, ह्यूमन ब्लड कैपिलरीज के ऊपर 3 होती है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। अब मेन चीज है ये, क्योंकि वो अब आपने हार्ट पढ़ लिया ना, अभी आसान पड़ेगा आपको। आर्टरीज जनरली जो होती है वो लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है, बहुत हायर प्रेशर होगा, बॉडी ऑर्गन्स तक ले जाना है सर, बहुत हायर प्रेशर होगा, और क्योंकि इतना ज्यादा हायर प्रेशर होगा तो जो इनकी वॉल्स होगी वो मोटी होगी, पतली नहीं होगी, मोटी होगी, ताकि उस हायर प्रेशर को सस्टेन कर पाए, उस हायर प्रेशर को झेल पाए। तो देखो दे आर थिक वॉल्ड, दे आर थिक वॉल्ड, जो ब्लड को ले जाती है हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, दैट इज ऑक्सीजनेटेड। इसमें याद करो एक्सेप्शन है एक, ये देखो कहां गया, ये देखो पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। पल्मोनरी आर्टरी इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। आर्टरीज हैव थिक वॉल्स बिकॉज ब्लड इमर्ज फ्रॉम अंडर हाई प्रेशर। ये ध्यान रखता हूं क्योंकि ये पिछले साल के बोर्ड्स का क्वेश्चन है कि व्हाई आर्टरीज हैव थिक वॉल्स एंड वेन्स हैव थिन वॉल्स। ठीक है, अब आओ वेन्स के ऊपर। ये गंदा ब्लड ले जाती है डीऑक्सीजनेटेड, तो ज्यादा प्रेशर की दिक्कत नहीं होती, इसलिए थिन वॉल्ड रहती है, विद कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स बैक टू हार्ट। ठीक है, इसमें भी वेना केवा पल्मोनरी वेन आपकी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है।
ठीक है। वेन्स डू नॉट हैव थिक वॉल्स बिकॉज ब्लड फ्लोइंग थ्रू देम इज नो लॉन्गर हायर प्रेशर, जैसे मैंने आपको बोला। अब सर लास्ट होती है कैपिलरीज। कैपिलरीज एक ब्रिज का काम करती है जो आर्टरीज और वेन्स को ज्वाइन करती है। तो इनके जो ट्यूब्स होते हैं वो और भी थिन होते हैं, और भी पतले होते हैं। देखो एक्सट्रीमली नैरो जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती है, इनमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होते हैं, O2, CO2 वगैरह वगैरह बॉडी में पास होते हैं। ये देखो ये कैपिलरीज, ये देखो ये आर्टरीज है, इस तरफ से जा रहा है, ये एक्सट्रीमली नैरो, और फिर वो वेन्स है। डन सर, ये भी डन। अब ये छोटी सी दो चीजें और है, हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर। हार्ट बीट क्या होता है कि आपका हार्ट एक पर्टिकुलर मिनट में कितनी बार बीट हुआ, कितनी बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कितनी बार रिलैक्सेशन हुआ, उसको बोला जाता है हार्ट बीट। लगभग 72 टाइम्स होता है, पता ही होगा, इसको स्टेथोस्कोप से नापते हैं जो डॉक्टर हमारा चेक करता है। एक होता है बीपी, ब्लड प्रेशर, कि ब्लड का प्रेशर कितना है जब वो बॉडी ऑर्गन्स तक जा रहा है या वापस हार्ट तक जा रहा है। इसके दो होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायसिस्टोलिक। ना ध्यान से समझना, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लड आर्टरीज में पोर किया जाता है, आर्टरीज में जब पोर किया जाता है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं। और जब हार्ट बीट, व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस एंड अलाउज द चैम्बर्स टू फिल विद ब्लड, है ना, जब उल्टा होता है इसका तो इसको बोलते हैं डायसिस्टोलिक। एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायसिस्टोलिक। मैं आपको बता दूं, जो सिस्टोलिक होता है वो 120 होना चाहिए और डायसिस्टोलिक 80 होना चाहिए। नॉर्मल बीपी की रेंज होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, इससे ऊपर या नीचे फिर हाई बीपी और लो बीपी की प्रॉब्लम होती है। आपने देखा होगा डॉक्टर को ये डिवाइस, ये ऐसा हाथ में पट्टा बांधते हैं, बहुत टाइट पट्टा बांधते हैं, फिर एक पंप करा जाता है, फिर एक मीटर होता है, उस पर चेक किया जाता है ब्लड कितना प्रेशर दे रहा है। तो बेसिकली उस डिवाइस को स्पाइगोनो मोनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइगोनो मोनोमीटर, पता होना चाहिए। तो दिस इज योर होल ट्रांसपोर्टेशन। हमने पूरा ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट कर दिया। इसमें हार्ट को बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जाइलम और फ्लोएम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां हम बात करेंगे इस चैप्टर की लास्ट यूनिट एक्सक्रीशन के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल साइंस विद सूरज के ऊपर, जहां हमने स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेस, और उस लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये तीनों ही यूनिट्स पूरी कंप्लीट कर चुकी है। ऊपर आई बटन में भी आपको दिख रहा होगा, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो मेक श्योर आप वो देख के हैं। अब इस चैप्टर की सबसे छोटी और सबसे आसान यूनिट जो कि है एक्सक्रीशन, उसको हम आज स्टार्ट करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सक्रीशन सिंपल है, एक्सक्रीट करना, बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकालना। सर निकाल तो दिया, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एनएस के थ्रू स्टूल को बाहर तो निकाल दिया, बट नहीं, हम बात कर रहे हैं लिक्विड वेस्ट की, क्योंकि हमारी बॉडी 75% पानी से बनी है, तो हमारी बॉडी में लिक्विड वेस्ट ज्यादा आता है। तो वो लिक्विड वेस्ट निकालने को हम एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। चाहे वो प्लांट्स हो, ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, ये सब लोग ही एक्सक्रीशन करते हैं किसी न किसी फॉर्म के अंदर। तो देखिए, द अक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट सो फार, है ना, तो इस टॉक्सिक वेस्ट को, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट को एक्सक्रीशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सक्रीशन कहा जाता है। अब अगर हम प्लांट्स के अंदर देखें तो याद होगा, प्लांट्स के अंदर एक तो पानी लूज होता है, ऑक्सीजन लूज होता है। पानी कैसे लूज होता है सर? ट्रांसपीरेशन, पढ़ाया है मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। लॉस ऑफ वाटर जो प्लांट्स के पार्ट्स में से होता है उसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो देखो क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं सर? CO2 होता है, वाटर होता है, ऑक्सीजन होता है, अलग अलग तरीके से, जैसे स्टोमेटा से गैसेस का जनरली बाहर होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो नाइट टाइम में ये लोग एक्सक्रीट कर देते हैं, और O2 जनरली ये डे टाइम में एक्सक्रीट कर देते हैं। देखो ये जो O2 है ये जनरली डे टाइम के अंदर ये एक्सक्रीट कर देते हैं। और इसके अलावा भी तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्लांट समय समय पर अपने ऑर्गेनिज्म से बाहर निकालते हैं, जैसे आपके टिश्यू फ्लूइड होता है, आपके गम्स होते हैं, वगैरह वगैरह, जितनी चीजें होती है ये भी प्लांट्स धीरे धीरे अपनी बॉडी से बाहर निकाल जाते हैं, ठीक है सर। अच्छा, अब आता है भाई मेन, ह्यूमंस के अंदर कैसे ह्यूमंस के अंदर कैसे एक्सक्रीशन होता है। तो इसका दारोमदार हमने दिया है किडनी, दैट इज बीन शेप, दैट इज राजमा के शेप्ड जैसी किडनी को हमने ये पर्टिकुलर दारोमदार दिया कि भैया तुमको लिक्विड वेस्ट को बाहर निकालना है। तो हमारे पास पेयर ऑफ 2 किडनीज है, आप सबको पता ही होगा। यहाँ एक ब्लू कलर की वेना कैवा है, आपको पता है वेना कैवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है हार्ट तक,
और एक है एओर्टा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है किडनी के अंदर। फिर यहाँ पर अलग अलग वेन्स आर्टरीज हैं और 2 किडनीज हैं, ये पाइप है यूरेटर, ये ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा। अब मैं बताता हूँ होता क्या है, प्रोसेस क्या है सर। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। हमारी किडनी बनाती है यूरिन जो येलोइश कलर का लिक्विड होता है, और ये येलोइश कलर का लिक्विड लगभग 95% इसके अंदर पानी होता है और 5% अदर सब्सटेंसेस होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, अदर सॉल्ट्स वगैरह, ये सारी चीजें उन 5% में आ जाती है। अब किडनी ने वो यूरिन बनाई, ये यूरिन पास होती है इस पाइप से, इस पाइप का नाम है यूरेटर। इस पाइप का नाम क्या है? यूरेटर। इससे पास होती है। ये जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ ये यूरिन स्टोर होती है। जैसे रैक्टम में आपको याद हो तो सॉलिड वेस्ट स्टोर होता था, वैसे ब्लैडर में आपका यूरिनल वेस्ट स्टोर होता है। और फिर जैसे ही यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है, यूरेथ्रा की ओपनिंग से ये यूरिन पास हो जाती है। अच्छा, क्या हम यूरेथ्रा को कंट्रोल कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ सर, हम यूरिनेट की अर्ज को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपको बड़ी तेज यूरिन लगी है, तो आप भी जानते हैं कि हम उसे रोक सकते हैं एक सर्टेन टाइम तक, जब तक वो प्रेशर बिल्ट ना होते जाए तब तक आप इस यूरेथ्रा को स्टॉप कर सकते हो फॉर पासिंग द यूरिन। अब ये इस तरीके से होता है। बट इसमें एक चीज है, चीज ये है कि सर वो जो वेस्ट हमारी बॉडी में से बाहर जा रहा है, यूरिन बाहर जा रहा है, उस यूरिन के अंदर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हो सकते हैं जो अभी भी बॉडी के लिए एब्जॉर्ब होना बाकी रह गए होंगे या बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाई होगी। तो पता है बॉडी ये मेक श्योर करती है कि कोई भी वेस्ट अगर बॉडी से बाहर निकल रहा है तो वो वेस्ट कभी भी उसके अंदर कोई भी अगर अच्छी चीज रह गई है, न्यूट्रिएंट रह गए, विटामिन रह गए, वो वापस से बॉडी में रीअब्सॉर्ब करवा जाए। ये हमेशा बॉडी मेक श्योर करती है, बॉडी किसी भी अच्छे सब्सटेंस को जल्दी से बाहर नहीं निकालती। तो ये रीअब्सॉर्प्शन का काम कौन करेगा? उस यूरिन में से अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, कोई न्यूट्रिएंट है, उसको रीअब्सॉर्ब करवा के बॉडी में कौन पोर करेगा? आओ वो समझते हैं। पहले इसको देखो, तो देखो CO2 यूरिया रिमूव फ्रॉम द बॉडी, 2 किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा। हाँ, तो क्या काम है इसका? पॉइजनस सब्सटेंस, अदर वेस्ट एंड एक्सेस वाटर को बॉडी में से निकालना इन द फॉर्म ऑफ येलोइश लिक्विड कॉल्ड एज यूरिन। ये ब्लैडर में स्टोर होता है और ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा से पास हो जाता है। अब जो रीअब्जॉर्प्शन की मैं बात कर रहा था वो करेंगे किडनी के अंदर प्रेजेंट बहुत सारे नेफ्रॉन्स। क्या करेंगे? बहुत सारे नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं सर? नेफ्रॉन्स किडनी की फंक्शनल यूनिट है। जैसे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं ना, वैसे ही किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स रहते हैं जिनका मेन काम होता है ये कि वो रीअब्जॉर्प्शन करवाएं। तो देखो मिलियंस में प्रेजेंट रहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट कॉल्ड एज नेफ्रॉन। फंक्शन क्या है सर इनका? रीअब्जॉर्ब यूजफुल सब्सटेंसेस, यूजफुल न्यूट्रिएंट्स और बॉडी के अंदर उसको बैक पोर कर देना, ये हमारे नेफ्रॉन दादा का काम है। आओ मैं आपको इस नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ऑल्दो ये स्ट्रक्चर में से क्वेश्चन कम आता है, बट हाँ इसमें जो मेन चीजें मैं बताता हूँ, ये अगर आपको दिख रहा हो, ये ऐसा यू शेड, इसको बोलते हैं आप बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं सर इसको? बोमेन्स कैप्सूल। यहाँ लिखा होना चाहिए था, हाँ ये रहा, बोमेन्स कैप्सूल। और इसके अंदर आपको ऐसा गुच्छा दिखेगा ब्लड कैपिलरीज का, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। तो ये है बोमेन्स कैप्सूल और ये है ग्लोमेरुलस। रीअब्जॉर्प्शन का बहुत सारा काम ग्लोमेरुलस के अंदर ही होता है। तो देखो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, twisted tubule close one end and open at other with a network of blood vessels। इस तरीके से मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। अब ये मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन सारी यूरिन करके देके ये कलेक्टिंग डक्ट में भेजते हैं। डक्ट मैंने आपको बताया पाइप होता है बायोलॉजी में। ये कलेक्टिंग डक्ट में सारी यूरिन इकट्ठा होती है और फिर इस कलेक्टिंग डक्ट से ये पहुंचाई जाती है यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में, ब्लैडर से फिर होता है यूरेथ्रा से ओपनिंग। आओ अब इस रीअब्जॉर्प्शन को समझे। 3 चरणों में ये रीअब्जॉर्प्शन होता है। पहले होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर रीअब्जॉर्प्शन, फिर टेब्यूलर सेक्रीशन। छोटे छोटे से बहुत बेसिक क्वेश्चन ही आता है बट अपने को पता होना चाहिए। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब पहले सब फिल्टर कर लो। तो देखो द इनिशियल स्टेप इज क्लियरिंग द ब्लड। फिल्ट्रेशन बहुत फिल्टर किया जाता है, इससे इम्प्योरिटीज वगैरह को हटाया जाता है। ये सारा फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस के अंदर होता है। कहाँ पर होता है सर? सारा फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस के अंदर होता है। फिर एक कैपिलरी वॉल से पास होता है, कंपैरेटिवली मोर परमिएबल। और इसी आपको याद होगा हमने ब्लड के अंदर प्लाज्मा पढ़ा था, 90% पानी रहता है, तो उसी के अंदर ये ट्रांसपोर्ट करके फिर आगे की प्रोसेस करी जाती है। रीअब्जॉर्प्शन यानी अब रीअब्जॉर्ब होगा सब्सटेंस जैसा एसेंशियल जो इंपॉर्टेंट है उसको रीबैक किया जाएगा बॉडी के अंदर। एब्जॉर्ब्ड है रीनल ट्यूब्स, इसमें एक ट्यूब का नाम आएगा PCT, प्रॉक्सिमिनल कम्युनिकेटेड टेब्यूल। ये देखो ये PCT।
देखो, रीअब्सॉर्ब विच देन ट्रेवल बैक टू ब्लड स्ट्रीम, मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन अकर्स इन पीसीटी, क्योंकि इसके अंदर भी माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहती है। इसके बाद लास्ट स्टेप आती है टेबुलर सिक्रीशंस और सारे सिक्रीशन। पैसेज ऑफ वेस्ट सब्सटेंस आउट ऑफ द कैपिलरी इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड टेबुलर सिक्रीशन। ये एडिशनल पाथ है वेस्ट मटेरियल का यूरिन जाने में। फिर यूरिन इज पास थ्रू द बॉडी थ्रू द यूरिनेशन प्रोसेस, ये आप सबको पता ही है। इस तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी रीअब्सॉर्प्शन का काम करती है। लास्ट टॉपिक फॉर द चैप्टर हीमोडायलिसिस, एक आर्टिफिशियल वे होता है जिससे बहुत किसी को अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो जनरली आर्टिफिशियल तरीके से हम उसका डायलिसिस करवाते हैं, गंदी चीजें बॉडी से बाहर निकाली जाती है और फिर उसको रिपुर किया जाता है बॉडी के अंदर अच्छा करके। 3 से 4 घंटे लगते हैं डिपेंडिंग ऑन द बॉडी टू बॉडी। तो द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग वेस्ट फ्रॉम इज कॉल्ड एज डायलिसिस। इस तरीके से किया जाता है। एमसीक्यू का क्वेश्चन है आर्टिफिशियल हीमोडायलिसिस। तो दिस इज योर एक्सक्रीशन यूनिट, छोटी सी यूनिट थी जैसे मैंने बोला था। तो लाइफ प्रोसेस की हमने न्यूट्रिशन कर ली, रेस्पिरेशन कर ली, ट्रांसपोर्टेशन कर ली, एक्सक्रीशन कर ली। अब आपका ये हो चुका है चैप्टर खत्म। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा आपके लिए इसके बहुत सारे क्वेश्चंस जहां लाइफ प्रोसेस के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।